हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में परिसंचरण तंत्र के विषय में पढ़ा। परिसंचरण तंत्र के विषय में पढ़ा, रेगुलेटरी सिस्टम के विषय में। तो हमने परिसंचरण तंत्र को देखा और उनके कार्यों को देखा। परिसंचरण तंत्र के कार्यों को देखा और इसमें मुख्य रूप से परिवहन के लिए, परिसंचरण तंत्र के लिए तरल की आवश्यकता होती है, तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिसमें से हमने देखा, पहला देखा दो प्रकार के होते तरल। पहला हमारा होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है हमारा लसिका तंत्र। तो हमने रुधिर के विषय में पढ़ा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हल्का जल से भारी होता है। यानी रुधिर लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है या जल से भारी होता है और चिपचिपा सा होता है। और इसकी सांद्रता, जो इसकी सांद्रता होती है, यह 4.5 से 5.5 के बीच होता है। यानी कि जल से भारी होता है, यानी जल की सांद्रता से इतना गुना अधिक होता है हमारे किसका, रुधिर की सांद्रता। और एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, जबकि स्त्रियों में, महिलाओं में 4 से 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। और रुधिर का निर्माण भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। भ्रूण का, यानी भ्रूण के मीसोडर्म से ही रुधिर का निर्माण होता है। तो हम अब शुरू करेंगे क्या, रुधिर की संरचना के विषय में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर की संरचना हमारा टॉपिक है। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रुधिर की संरचना के विषय में पढ़ेंगे, रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है और रुधिर कणिकाएं क्या है, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम रुधिर की संरचना। रुधिर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर, रुधिर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। रुधिर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है रुधिर का प्लाज्मा। और दूसरा आता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर की कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं, इसमें लिखते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, इसे कहते हैं प्लाज्मा ऑफ ब्लड। और इसे कहते हैं हम ब्लड कार्पोसेल्स। ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं रुधिर कणिकाएं। तो हम शुरू करते हैं रुधिर प्लाज्मा के विषय में। शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, रुधिर प्लाज्मा।
तो हमारा हेडिंग क्या होगी, रुधिर प्लाज्मा होगा। रुधिर की संरचना में रुधिर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा होता है रुधिर का प्लाज्मा होता है, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब देखते हैं रुधिर प्लाज्मा है क्या, रुधिर प्लाज्मा क्या है। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी, रुधिर का प्लाज्मा। रुधिर का प्लाज्मा। रुधिर का प्लाज्मा, तो हम देखते हैं रुधिर प्लाज्मा है क्या। रुधिर प्लाज्मा है क्या, रुधिर प्लाज्मा का जो हमारा प्लाज्मा है, यह रुधिर का हल्का पीला प्लाज्मा, रुधिर का हल्का पीला रंग का एक हल्का क्षारीय प्लाज्मा जो है रुधिर का एक भाग होता है जो हल्का क्षारीय होता है और हल्के पीले रंग का होता है और साफ होता है, पारदर्शी होता है। और यह यानी प्लाज्मा हमारा आधारभूत तरल होता है, किसका, रुधिर का। रुधिर प्लाज्मा हल्का क्षारीय, साफ, पारदर्शी व हल्के पीले रंग का एक आधारभूत तरल होता है जो रुधिर का लगभग 55% भाग अर्थात हम कह सकते हैं या पूरे शरीर का प्लाज्मा जो है पूरे शरीर का केवल 5% भाग बनाता है। रुधिर प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का क्षारीय और पारदर्शी आधारभूत तरल होता है जो रुधिर में यानी प्लाज्मा हमारे रुधिर में 55% भाग या पूरे शरीर के भार का लगभग 5% भाग बनाता है। इसमें लगभग 90% भाग जल होता है और शेष प्रतिशत भाग यानी 9% भाग इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें लगभग 9% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें से हमारा अकार्बनिक पदार्थ हमसे आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यह क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और साथ साथ इसमें कुछ लवण होते हैं, जैसे हमारा होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट, और इसके साथ साथ सल्फेट हो गया, डाइकार्बोनेट हो गया और आयोडाइड हो गया, ये सभी पाए जाते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ में क्या हमारे NaCl, K, NaHCO3, Mg, आयोडाइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये सब अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और हमारा कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, इसमें जैसे हमारे कुछ मटेरियल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वे गड़बड़ हो गया, यानी कुछ अकार्बनिक पदार्थ हमारे ये सब आते हैं, ये सब हमारे अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और जो इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है यानी प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसमें 9% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्लाज्मा है इसमें 55 या शरीर का यानी पूरे रुधिर का
प्रतिशत भाग बनाता है, जबकि पूरे शरीर का 5% भाग बनाता है और 90% भाग इसमें जल होता है और 9% भाग इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये हमारे क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं इतने, और इसमें का प्रोटीन हो गया, हमारा वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये सभी जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये प्लाज्मा में आयनों के रूप में पाए जाते हैं, आयनों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण से, इन्हीं सभी के कारण से हमारा रुधिर क्षारीय होता है, इन्हीं सभी के कारणों से हमारा रुधिर क्षारीय होता है। प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ है तो इसके घटक होते हैं, जो इसमें प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके घटक होते हैं, यानी प्लाज्मा के ही घटक होते हैं जो प्लाज्मा के साथ ही संवहन करते हैं, जो प्लाज्मा के साथ ही संवहन करते हैं। तो हम उनके विषय में देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों के विषय में देखते हैं। तो आपने इस सबको देख लिया कि इसमें 55% भाग, रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है और पूरे शरीर का 5% भाग प्लाज्मा को कहते हैं और 90% भाग प्लाज्मा में जल होता है और शेष भाग 9% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में NaCl, Ka, NaHCO3, MgP हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सभी पदार्थ है हमारे प्लाज्मा में आने के रूप में पाए जाते हैं। और बताया गया हमारे कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा का ही भाग होते हैं। अब पढ़ते हैं कार्बनिक पदार्थों के विषय में स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कार्बनिक पदार्थ, प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ। तो हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थ, प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के विषय में समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहले हमारा आता है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को देखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, इसके विषय में स्टडी करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के विषय में। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है यह कार्बनिक पदार्थ होता है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो प्लाज्मा में 7 से 8% भाग होता है। यानी प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है 7 से 8% भाग होती है, 7 से 8% भाग होती है। यानी कह सकते हैं ये इसमें कितना 300 ग्राम, 300 ग्राम प्लाज्मा में 300 ग्राम क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जिसमें से एल्ब्यूमिन कहते हैं इसे, एल्ब्यूमिन। हमारा एक क्या है, पहला एल्ब्यूमिन, यह प्लाज्मा प्रोटीन है, और दूसरा आता है हमारा ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स है। एल्ब्यूमिन से और ग्लोब्यूलिन से। और तीसरा हमारा है प्रोथ्राम्बिन, और तीसरा हमारा है फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या है, एल्ब्यूमिन है, और दूसरा हमारा ग्लोब्यूलिन्स है, तीसरा प्रोथ्राम्बिन है और फाइब्रिनोजन है। ये 4 प्रकार के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जाते हैं। इनका निर्माण
यानी इन सभी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। इन चारों का निर्माण लीवर में, यकृत में होता है। तो इसका किसका? एल्ब्यूमिन का और ग्लोब्यूलिन का, प्रोथ्राम्बिन का, फाइब्रिनोजन का निर्माण हमारे यकृत में होता है और रुधिर में मुक्त होते हैं। यकृत द्वारा रुधिर में मुक्त होते हैं। परंतु जो हमारा ग्लोब्यूलिन्स है, परंतु ग्लोब्यूलिन्स जो है यह प्लाज्मा कोशिका द्वारा लिम्फॉइड अंगों में भी बनती हैं। यानी ग्लोब्यूलिन जो होता है यह यकृत कोशिकाओं के अलावा या लिम्फॉइड अंगों में, जहां हमारे लिम्फ बनते हैं, वहां पर भी ग्लोब्यूलिन का निर्माण होता है। और जो प्रोथ्राम्बिन होती है और हमारा फाइब्रिनोजन होता है, यह पूरे प्लाज्मा का 4% होता है। पूरे प्लाज्मा का केवल 4% भाग ही बनाता है, केवल 4% भाग ही बनाता है। और कुछ इसमें जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, यानी कुछ प्लाज्मा में कुछ हमारे उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं, उत्प्रेरक प्रोटीन का या उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं जो हमारे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा पहले? सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मा प्रोटीन के विषय में पढ़ा। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है यह रुधिर का 7 से 8% भाग बनाता है और भार में 300 ग्राम। और इसमें मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। इनका निर्माण लीवर में होता है और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है यह पूरे प्लाज्मा का 4% ही भाग बनाता है। और ग्लोब्यूलिन जो है यह यकृत के अलावा हमारे लिम्फॉइड अंगों में बनते हैं, जहाँ हमारे लिम्फ बनते हैं वहाँ पर भी बनते हैं। जो एल्ब्यूमिन होता है यह सबसे छोटी होती है, किंतु यह सबसे अधिक मात्रा में होती है। और जो हमारा ग्लोब्यूलिन है यह बड़ा होता है, तो आप देखते हैं हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं पचे हुए पोषक पदार्थ। पचे हुए पोषक पदार्थ के विषय में हम देखते हैं। पचे हुए पोषक पदार्थ, इसके विषय में कुछ स्टडी करते हैं। तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन के विषय में पढ़ लिया। अब दूसरा नंबर आता है हमारा पचे हुए पोषक पदार्थ है। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमारा ग्लूकोज होता है, वसा होता है, वसीय अम्ल होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं और एमिनो अम्ल होता है, विटामिन होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल आदि सब पाए जाते हैं, जिन्हें शरीर की सारी कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार पूर्ति की जाती है और आवश्यकता अनुसार रुधिर द्वारा ले जाया जाता है। तो क्या बताया गया? प्लाज्मा में हमारे कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और फास्फोलिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए और विटामिन हो गए। ये सभी क्या करते हैं? रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। बात ठीक है ना? अब तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर आता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ के विषय में समझते हैं कि प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ का क्या महत्व है, यानी प्लाज्मा उत्सर्जी पदार्थों के कार्य किस प्रकार से एक स्थान पर दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इसके विषय देखते हैं। प्लाज्मा शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा, प्लाज्मा जो है शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा
विसर्जित की गई यानी कि निकाली गई, जो उनके लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं वह निकाल दिया जाता है, कोशिकाओं के द्वारा निकाल दिया जाता है। जो प्लाज्मा होता है वह कोशिकाओं से उत्सर्जित किए गए पदार्थों को अमीनो यानी कि अमोनिया, समझते हैं, अमोनिया तथा मुख्य यकृत कोशिकाओं द्वारा विसर्जित किए गए यानी निकाले गए यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन हो गया हमारा और क्रिएटिनिन हो गया। तो हम देखते हैं क्या, जो हमारा प्लाज्मा होता है या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित गए पदार्थों, जो उत्सर्जित करते हैं कोशिकाएं पदार्थ कौन कौन से, ये हमारा आता है क्या, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, और तीसरा हमारा है क्रिएटिन हो गए, और एक पदार्थ हमारा और है, इसे बोलते हैं क्रिएटिनिन कहते हैं। ये सब कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किए गए हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिन्हें रुधिर के द्वारा वृक्क के द्वारा तक पहुंचाया जाता है, जिन्हें रुधिर के द्वारा वृक्क तक यानी किडनी तक पहुंचाया जाता है। और वृक्क इसे क्या करते हैं, कार्यकी में अपने कार्यों द्वारा रुधिर को यानी रुधिर में उपस्थित यूरिया की मात्रा को अत्यधिक यानी कि जो हमारे रुधिर में ये सब हानिकारक पदार्थ है वृक्क इन्हें छान करके अलग कर देता है, और इस कंडीशन को कहते हैं यूरीमिया कहते हैं, यूरीमिया। हमारा प्लाज्मा जो है प्रत्येक कोशिकाओं तक जाकर के कोशिकाओं से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को रुधिर के द्वारा इसे वृक्क तक लाया जाता है, और वृक्क इसे छान करके अलग करता है, और इस दशा को हम कहते हैं क्या, यूरीमिया कहते हैं। इस दशा को हम यूरीमिया कहते हैं, यानी कि जब रुधिर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो इस दशा को हम यूरीमिया कहते हैं। जब रुधिर में, तो हम लिख लेते हैं क्या, जब रुधिर में हानिकारक पदार्थों जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सभी यूरिया, अमोनिया, यानी अमोनिया को यूरिया बदला जाता है, ये छोड़ देते हैं, अमोनिया नहीं लिखते, तो देखते हैं यूरिक अम्ल आदि की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस दशा को यूरीमिया कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। जब रुधिर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो इस दशा को यूरीमिया कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया उत्सर्जी पदार्थ के विषय में पढ़ ली। अब देखते हैं हार्मोन्स के विषय में। जो हमारा प्लाज्मा होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन को उचित कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जो कोशिकाओं की क्रिया को परिवर्तित करते हैं, यानी कि धीमी है तो तेज करती है, तेज है तो धीमी करती है, यानी नियंत्रित करती है।
यानी हार्मोन जो है प्लाज्मा के माध्यम से उचित कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, यानी लक्ष्य कोशिका तक या टारगेट सेल तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा आता है गैस, कह सकते हैं हम क्या, घुली गैसें, यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा जो हमारा रुधिर प्लाज्मा जो होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन गैस पहुंचाता है, यानी कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन गैस पहुंचाता है और कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फेफड़े तक पहुंचाता है। तो ये कार्य हो गया। और सुरक्षात्मक कार्य, यानी कुछ सुरक्षा करते हैं, यानी कि जो हमारे रुधिर होते हैं इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है जो शरीर में आए हुए, बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, मारने का कार्य करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कुछ हमारे पदार्थ है, जैसे लाइसोजाइम हो गया, हमारा हो गया लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये हमारे क्या है, ये प्रकार का प्रतिरक्षी पदार्थ होता है। तो पढ़ते क्या है, सुरक्षात्मक कार्य क्या है, सुरक्षात्मक पदार्थ है। तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है इसमें एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, जो हमारे रुधिर प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी पदार्थ भी कहते हैं। इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ है। हमारे शरीर में एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं या प्रतिरक्षी पदार्थ कहते हैं, जो बाहर से आए हुए हानिकारक पदार्थ हो, जैसे लाइसोजाइम हो गया हमारा, और हो गया पोपरडीन हो गया, और ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर में आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, उन्हें आंतरिक वातावरण से जाने से रोक देते हैं। अब देखते हैं प्रतिजामन। तो हमने क्या इतना पढ़ा टॉपिक, 6 टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा, प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा पढ़ लिया हमने, पढ़ा प्लाज्मा प्रोटीन के विषय में पढ़ा, पके हुए भोजन पदार्थ के विषय में पढ़ा, उत्सर्जक पदार्थ के विषय में पढ़ा, और हार्मोन्स के विषय में पढ़ा। हमारा चौथा हेडिंग क्या है, हार्मोन्स। और 5वां हमने क्या देखा, घुली गैसें, और 6वां हम देख रहे हैं क्या, सुरक्षात्मक पदार्थ। अब एक और देख लेते हैं, वो हमारा है प्रतिजामन, इसे देख लेते हैं। हाँ, प्रतिजामन। प्रतिजामन है क्या, इसके में देखते हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रुधिर को प्रतिजामन, यानी कि जमने से रोकना, यानी क्या है, जमने से रोकना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में रुधिर को जमने से रोकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, प्रतिजामन पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा हो गया हिपैरिन, प्रतिजामन पदार्थ क्या है, एक हिपैरिन हमारा।
हिपैरिन, इसे कहते हैं हिपैरिन कहते हैं। ये क्या, इसकी उपस्थिति में रुधिर जमता नहीं है शरीर। तो हमने 7 कार्यों के विषय में पढ़ा, यानी कि प्लाज्मा, जो रुधिर प्लाज्मा या 7 कार्य करते हैं, इनके विषय में हमने देख लिया। अब देखते हैं रुद्राणु। रुधिर का प्लाज्मा पढ़ लिया, यानी प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा पढ़ लिया। अब देखते हैं रुद्राणु, यानी ब्लड कार्पोसेल्स को देखते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स। अब देखते हैं रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्पोसेल्स, कार्प्यूसेल्स, कार्प्यूसेल्स। तो हमारे शरीर में लगभग 45 भाग, 45% भाग, हमारे रुधिर में लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती है। और इस भाग को हम कहते हैं हिमैटोक्रिट। इस भाग को कहते हैं हिमैटोक्रिट कहते हैं। हमारे रुधिर में लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती है, जिन्हें हमें हिमैटोक्रिट कहते हैं। यानी इतने भाग को हमें, यानी 45% भाग को ही हिमैटोक्रिट कहते हैं। रुधिर में पाए जाने वाले रुद्राणु को हमें हिमैटोक्रिट कहते हैं। तो हमारे रुद्राणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रुद्राणु, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हो गया हमारा। तो RBC कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और WBC को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं। और रेड ब्लड कार्पोसेल्स को कहते हैं हमें, इसका दूसरा नाम क्या है? इससे दूसरा नाम है हमारा इरिथ्रोसाइट। इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और हमारा आता है, हमारा दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो हमारे शरीर में रुद्राणु 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स कहते हैं। RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स हो गया, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स हो गया। तो हमारे रुधिर में रुधिर कणिकाएं लगभग 45 भाग, 45 यानी 45% भाग बनाती है। इस भाग को हम कहते हैं हिमैटोक्रिट कहते हैं। तो हमने इन सभी के विषय में स्टडी कर लिया। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लाल रुद्राणु क्या है, RBC क्या है, एरिथ्रोसाइट क्या है। तो इसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे कि हमारा रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, कितने घनमीटर में इनकी संख्या क्या होगी, और प्लेटलेट्स क्या है, इनके विषय में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे WBC के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें कणिकामय होता है, अकणिकामय होता है, और कणिका में कितने प्रकार के होते हैं, अकणिका में कितने प्रकार से होते हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? लाल रुद्राणुओं के विषय में, लाल रुद्राणु को यानी कि RBC के विषय में या एरिथ्रोसाइट
साइट्स के विषय में स्टडी करेंगे। तो इसे हम अच्छे से एक बार देख लेंगे। तो आने से पहले एक बार हम इसे आगे पढ़ाने से पहले एक बार इसे दोहरा देंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो इसे हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अगले वीडियो हम क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में आरबीसी के, यानी आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है, या एरिथ्रोसाइट्स क्या है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखेंगे, यानी कि कणिकामय होता है और यानी केंद्रक विहीन होता है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है या एक इसके आकार निश्चित नहीं होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। और प्लेटलेट्स के विषय या थ्रोम्बोसाइट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला लेक्चर होगा कि क्या होगा, आरबीसी क्या है, एरिथ्रोसाइट्स क्या है।